नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। मोदी सरकार ने नए संसद भवन के श्री गणेश करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया। इस विशेष सत्र से शुरू होने से पहले तमाम तरह की कयास लग रही थी, लेकिन जब यह विशेष सत्र शुरू हुआ तो सभी अटकलों पर विराम लग गया। विशेष सत्र में 27 सालों से लटके महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया, जो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। इस बिल को मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया। ये विधेयक अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो अच्छा है, लेकिन परिसीमन जनगणना का क्लॉज सही नहीं है। सरकार चाहती तो महिला आरक्षण का लाभ आज से ही दिया जा सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर ओबीसी की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। यह भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है, और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए
कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है? किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो जाने के बाद सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि 20 साल की योजना बनाकर महिला और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है मोदी सरकार। देखिए संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और महिला आरक्षण बिल जो पिछले 25-30 साल से इस देश की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा, उस सपने पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बिल लागू होगा ही नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल कब लागू होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, और लागू होगा भी कि नहीं लागू होगा इस पर एक अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिला आरक्षण बिल नहीं है। यह बात क्यों कह रहा हूं बार बार? 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा 2026 तक देश की सीमाएं जो हैं वही रहेंगी और किसी भी प्रकार का कोई सेंसस, कोई परसीमन नहीं हो सकता। 2021 में सेंसस होना था, कोई भी डिलिमिटेशन 2026 के बाद होगा, यह साफ तौर पर 2002 के बिल में लिखा हुआ है, संशोधन में लिखा हुआ है, और वो भी बीजेपी लेके आई थी। तो जब आप जानते हैं कि 2026 के बाद ही जो पहला सेंसस होगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता है, यानी 26 तक कोई डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता, तो 26 के बाद जो सेंसस होगा 2031 में होगा, 2031 के बाद सेंसस 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो 6-7 साल में पूरा होगा, 8 साल में। तो तब तक दुनिया कौन कहां रहेगी, कौन देख रहा है? ये 20 साल की आप योजना बना के महिलाओं के आंख में धूल झोंकने का काम आप कर रहे हैं, देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। दूसरी बात, आपने ओबीसी और SC/ST वर्ग की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इस बिल के अंदर। बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी और खुद उमा भारती जी जो उनकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनकी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया
कि हमने बार बार पार्टी के अंदर रह के इस बात का विरोध किया कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दो, वरना हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। किसी और ने नहीं, उमा भारती ने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो मूक बधिर बन के क्यों बैठे हुए हैं? उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या लंबे समय तक जो ये मांग रही है पिछड़े वर्ग समुदाय के लोगों की, क्या उसको पूरा नहीं करना चाहिए था? सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था? तो ये दूसरा धोखा इन्होंने किया। तीसरा धोखा, SC ST का जो रिजर्वेशन आज है उसी के अंदर आप आरक्षण दे रहे हैं। 33% महिलाओं के आरक्षण में आप आरक्षण अलग से उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये SC ST वर्ग के साथ भी धोखा है। तो कुल मिलाकर ये एक धोखे का, फरेब का और बेवकूफ बनाने का बिल है। जब 2024 में इनकी विदाई हो जाएगी मोदी जी की, तो जिस रूप में इस देश के करोड़ों लोग, करोड़ों महिलाएं इस बिल को चाहती हैं कि वो जमीन पे लागू हो, वो लागू करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। तो वहीं अपने बागी तेवरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस बिल पर नाखुशी जताई है। उनका कहना है कि इस बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जगह नहीं है और इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उमा भारती ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उमा भारती इस बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाने जा रही हैं। इसके साथ ही उमा भारती अब पूरी तरह से पिछड़ों की वकालत करते हुए सामने आ गई हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर शनिवार को भोपाल में बैठक बुलाई है। उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। अब पिछड़े वर्गों को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकला है। इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्गों के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। 23 सितंबर को एक और बड़ी बैठक बुलाने का फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले उमा भारती की सियासी सक्रियता बढ़ती जा रही है और जो उमा भारती तेवर दिखा रही हैं, उससे भाजपा को झटका लग सकता है। वहीं महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद जातिगत जनगणना को लेकर मांग तेज हो चली है और इस पर मोदी सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।